आज हम लोग लाए हैं क्लास 10 का और एक क्लास, और इस क्लास में हम लोग आज डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स चैप्टर 2, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। देखिए, ये क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का सबसे अच्छा चैप्टर है। अच्छा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस चैप्टर में आपको इतना ज्ञान मिलेगा जो आगे चल के आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन बता दूंगा कि क्लास 10 में कौन वाला क्वेश्चन आएगा, वही वाला क्वेश्चन आएगा। तो क्लास 10 का आपको चिंता लेने का एकदम जरूरत नहीं है, खासकर इस चैप्टर में। इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, चाहे एमसीक्यू हो या चाहे कोई बड़ा क्वेश्चन हो। लेकिन आप इस चैप्टर को किस तरह से समझते हैं और समझ के आगे अप्लाई करते हैं, इसको आपको देखना होगा। तो चलिए हम लोग चैप्टर के अंदर घुसते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि प्रश्न ये आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या क्या है। तो सिर्फ भारतीय ही नहीं, कोई भी अर्थव्यवस्था का अगर हम क्षेत्र देखें तो ये तीन ही क्षेत्र मुख्यतः होते हैं। क्या क्या? एक है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, कोई भी अर्थव्यवस्था अगर हम लेते हैं तो ये तीन ही क्षेत्र जो उसमें काम करते हैं। ठीक है, अब ये क्षेत्र आने का मूल उद्देश्य क्या है, ये क्षेत्र क्यों आया और क्षेत्र में क्या क्या काम होता है, और अगर ये क्षेत्र ना रहे तो एक इकोनॉमिक में क्या क्या लॉसेस होता है, इसके बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करें प्राथमिक क्षेत्र के बारे में, तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधियां। अर्थात अगर हम मोटे मोटे तौर पर अगर देखें तो प्राथमिक क्षेत्र में वे सभी वस्तुएं आते हैं जो प्रकृति द्वारा हमें प्रदान की जाती है। जैसे किसान खेती करता है, खेती करने के बाद उससे गेहूं उग जाता है या कपास उग जाता है या फिर पटसन उग जाता है, तो वो कपास, पटसन या गेहूं वो सब किस में आ जाएंगे? प्राथमिक क्षेत्र में। इसीलिए मैंने इसमें लिखा गया है कि कृषि एवं वानिकी, मत्स्य पालन, खनन एवं उत्खनन, ये सब काम किसमें आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। और प्राथमिक क्षेत्र की जो है, जो जीडीपी को आगे बढ़ाने में और बूम में उठाने के लिए हमको अग्रसर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें द्वितीयक क्षेत्र की, तो द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, या विनिर्माण क्षेत्र। इसे हम लोग विनिर्माण क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। अब औद्योगिक क्षेत्र का काम क्या होता है? इसमें एक तो आता है पहले निर्माण, उसके बाद आता है विनिर्माण, उसके बाद आता है विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति। ठीक है, सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम लेते हैं कपास का, किसका? कपास का। कपास जो है ये मेरा फर्स्ट में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में। कपास जो है ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। लेकिन कपास उठ के अगर मेरा कपड़ा बन गया, कपास उठ के क्या बना? मेरा कपड़ा बन गया, तो ये मेरा द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। समझ में आ गया? पहला उत्पादन क्या था? कपास। कपास क्यों उत्पादन पहले क्षेत्र में आया? क्योंकि वो प्रकृति द्वारा प्रदान किया जाता है, प्रकृति द्वारा हमें ये मिलता है। किसान जब खेती करता है तब कपास का उत्पादन होता है, इसीलिए ये पहले क्षेत्र में आया। और इसका निर्माण करके क्या बनाया गया? कपड़ा बनाया गया, यानी कपास से धागा निकाला गया, धागा निकालने के बाद उसका एक वस्त्र बनाया गया और उस वस्त्र को हम लोग धारण करेंगे, तो ये मेरा किस में आ गया? द्वितीय क्षेत्र में आ गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये द्वितीय क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में एक भागीदारी देता है, हाँ ये भी बहुत बड़ा भागीदारी देता है, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र में एक विनिर्माण उद्योग जो है वो एक बहुत बड़ा उद्योग काम करता है। क्योंकि विनिर्माण उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो देश को तरक्की करने के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा योगदान देता है। फिर आता है हम लोग का तृतीय क्षेत्र, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्षेत्र है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र। अब सेवा किसे कहते हैं? सेवा क्षेत्र क्या होता है? तो देखिए, ऐसा काम जिसमें कोई प्रोडक्टिव काम नहीं है, यानी कोई प्रोडक्शन हम नहीं करते हैं, जैसे मेरे द्वारा पढ़ाया गया, या कोई डॉक्टर जो चिकित्सा करते हैं, या फिर पुलिस जो अपना सेवा देते हैं, ये सब क्या करते हैं? अपना सेवा यानी अपना जो श्रम है उस श्रम को दान करते हैं, उसके बदले में सरकार उसको पेमेंट देते हैं। अब जो है सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र क्या होता है? इसमें कोई प्रोडक्ट तो पहले होता नहीं है, तो सेवा क्षेत्र में क्या क्या आता है? परिवहन, संचार, बीमा, बैंकिंग और सामुदायिक सेवा। ठीक है, परिवहन, परिवहन मतलब क्या होता है? आवाजाही, यानी गाड़ी,
कोई रेलवे से कुछ सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया, या ट्रक से लेके एक सामान को दूसरे जगह पहुंचाया, या प्लेन से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया, वो हमें परिवहन कहलाता है। संचार क्या होता है? जो टेलीफोन में हम लोग बात करते हैं, इससे इससे हम अपने दोस्त को फोन लगाए, या फिर लेटर के द्वारा कोई चीज पहुंचाया गया, या फिर किसी तरह का कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो संचार में आ जाता है। ठीक है। फिर आता है बीमा, LIC, GIC, ये सब जो बीमा होता है, जीवन बीमा, ये सब भी क्या है? सेवा क्षेत्र में आ जाता है। फिर आता है बैंकिंग क्षेत्र। बैंकिंग क्षेत्र में किस में आता है? सेवा क्षेत्र में आता है। उसके बाद आता है सामुदायिक सेवा। सामुदायिक सेवा में सरकार द्वारा चलाया गया कोई भी एक सामुदायिक कार्यक्रम जो समाज कल्याण के लिए होता है, उन सब कार्यों को भी किसमें आता है? सेवा क्षेत्र में। देखिए, अब मैंने अभी अभी आप लोगों को कहा कि प्राथमिक क्षेत्र की वजह से ही क्या होता है? हमारा जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था ऊपर की ओर उठता है। ठीक है। लेकिन भारत में जो है ना, सबसे ज्यादा जो है इसका बोलबाला है। किसका? तृतीय क्षेत्र का। भारत में ये हम लोग का एक बहुत बड़ा विडंबना है। क्यों तृतीय क्षेत्र में है? क्योंकि तृतीय क्षेत्र में जोखिम बहुत कम होता है। ठीक है। आज बच्चा पढ़ लिख लेता है, पढ़ लिखने के बाद वो बोलता है कि नहीं, हम डायरेक्ट क्या करेंगे? नौकरी में जाएंगे, और नौकरी में वो चला जाता है। नौकरी के लिए वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक पूरा एकदम जी जान लगा के खाटता है, और उसके बाद वो नौकरी प्राप्त करता है। फिर वो चला जाता है किसमें? सेवा क्षेत्र में। प्रोडक्टिव कोई काम नहीं करता, सेवा क्षेत्र में जाके अपना सेवा देता है और बोलता है कि हमारा लाइफ जो है एकदम सिक्योर है। ठीक है। लेकिन अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करें, अगर प्राथमिक क्षेत्र में कोई व्यक्ति आके बोले कि नहीं, प्राथमिक क्षेत्र में मुझे अपना करियर को बनाना है, तो उसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन उसमें क्या है? एक रिस्क आपको लेना होगा। अगर आपके अंदर जोखिम लेने की क्षमता है, तो आप प्राथमिक क्षेत्र में बहुत बड़ा उत्पादन करके आप एक कंपनी का मालिक भी बन सकते हैं, और बहुत ज्यादा पैसा इनकम कर सकते हैं। इससे भी लाखों गुना ज्यादा पैसा इनकम आप कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में ना आने का कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारा जो स्ट्रक्चर, हमारा किसका स्ट्रक्चर? हमारा जो देश का स्ट्रक्चर है। क्योंकि हमारे देश में अभी भी परंपरागत तरीके से हर एक चीज होता है। ठीक है। जैसे ही देखिए मानसून आ गया, एकदम रोड में आप देखिएगा हल बैल लेके और हुर हुर करके चला जा रहा है किसान, और पूरा दिन काय कचकच करते हुए पूरा दिन हल लेके पूरा दिन जोतता रहता है। किसको? खेत को। ठीक है। फिर जोतने के बाद वो जब पूरा थक हार के घर आता है, फिर उसको काम करने का कोई मन नहीं करता, मतलब उसका एनर्जी जो है वो खेत जोतने में ही चला जाता है। उस जगह पर अगर हम आधुनिक खेती को अपनाएं और आधुनिक खेती को बढ़ावा दें, तो उससे क्या होगा? एक तो समय का बचत होगा, समय की बचत के साथ साथ और किसका बचत होगा? पूंजी का बचत होगा। पूंजी के बचत के साथ साथ और क्या होगा? इनकम जो है वो और ज्यादा इंक्रीज होगा, और जिस वजह से क्या होगा? हमको और ज्यादा काम करने का उत्साह प्राप्त होगा। लेकिन इसका विडंबना हम लोगों के पास ये है कि हम लोगों के पास अभी भी उतना साधन पर्याप्त रूप से नहीं है, जिस वजह से क्या होता है? हम लोग प्राथमिक क्षेत्र की ओर ज्यादा नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम देखें प्राथमिक क्षेत्र में, अगर हम देखें तो प्राथमिक क्षेत्र में ज्यादा अपॉर्चुनिटी हम लोगों के पास है। ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या कोई अर्थव्यवस्था, ठीक है, कोई अर्थव्यवस्था मूल रूप तो 3 रूप से होते हैं, एक पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। ये आप लोगों को पता होगा। अर्थव्यवस्था 3 रूप से मूल होते हैं, एक पूंजीवादी होता है, एक मिश्रित होता है, और एक समाजवाद होता है। ठीक है। अगर मैं पूंजीवाद की बात करूं, पूंजीवाद में कौन कौन से देश आते हैं? तो यूएसए, न्यूजीलैंड और फिनलैंड। क्या क्या? यूएसए, न्यूजीलैंड और फिनलैंड। अगर मैं बात करूं समाजवाद की, तो समाजवाद में कौन कौन सा देश आते हैं? चीन, वियतनाम, क्यूबा। क्या क्या कहा मैंने? समाजवाद में कौन कौन से देश आते हैं? चीन, क्यूबा और वियतनाम। ठीक है। और अगर मैं विस्तृत की बात करूं, तो कौन कौन से देश आएंगे? भारत, कनाडा और इंग्लैंड। कौन कौन से देश आएंगे? भारत, कनाडा और इंग्लैंड। कभी कभी यूएसए को भी मिश्रित अर्थव्यवस्था में रखा जाता है, क्योंकि यूएसए में भी कभी कभी पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रण रूप से चलता है, क्योंकि पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रण ही होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं कहूं कि पूंजीवाद का शुरुआत कैसे हुआ, तो पूंजीवाद का शुरुआत जो है इंग्लैंड में कृषिवाद के कारण हुआ। ठीक है। जब इंग्लैंड में 16वीं और 18वीं शताब्दी में जब कृषि का एक
बूम चढ़ा, यानी कृषि कार्यों में एक अत्यधिक रूप से तेजी आया, जिस वजह से क्या हुआ, पूंजीवाद वहां पर पनपने लगा, यानी पूंजीवाद फल फूलने लगा। अब पूंजीवाद क्या होता है? पूंजीवाद एक ऐसी धारणा है जिसमें कोई भी वस्तु का निजीकरण हो जाता है और उसका मालिकाना हक किसी एक व्यक्ति या किसी एक समूह के पास चला आता है। समाजवाद क्या होता है? समाजवाद में किसी का मालिकाना हक बोल के कुछ नहीं रहता। समाजवाद में सब सरकार के हाथों में रहता है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ गए हैं, आपको 1 किलो चीनी चाहिए, तो आप दौड़ के जाके किराना दुकान से 1 किलो चीनी दौड़ के नहीं खरीद सकते, क्योंकि वहां पर समाजवाद है। समाजवाद ही क्या करते हैं, आपको तय करते हैं कि आपको 1 साल में या 1 महीने में या 1 दिन में इतना किलो चीनी आपको मिलेगा, इससे ज्यादा आपको राशन नहीं मिलेगा। तो अगर मैं देखूं कि समाजवाद अच्छा है, पूंजीवाद अच्छा है, मिश्रित अच्छा है, तो मैं कहूंगा कि मिश्रित जो है वो एक बेहतर विकल्प है हम लोगों के देश के चलाने के लिए। ठीक है, अब देखिए, ये जो हम लोगों का हम तृतीय क्षेत्रकों में जो थे, अब देखिए ये क्या होता है, ये आने का कारण क्या है? देखिए, जब हम लोगों का देश आजाद नहीं था, जब हम लोगों का देश गुलाम था, तो हम लोग एक कुएं के मेढक के समान थे। ठीक है, कुएं का मेढक को जानते हैं, टर 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 करते रहता है पूरा जीवन भर कुएं के अंदर। ठीक है, लेकिन जब वो देखता, वो उसको लगता है कि ये कुआं ही जो है ये पूरा मेरा संसार है, कुएं से बाहर कुछ संसार नहीं है। लेकिन जब हम उसको उठा के एक तालाब में फेंक देते हैं या एक नदी में फेंक देते हैं, तो बोलेगा अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा संसार, इतना बड़ा संसार होता है। तो जैसे ही हम लोगों को क्या हुआ, आजादी, जब हम लोग गुलाम थे तो हम एक कुएं के मेढक थे, लेकिन जैसे ही हम लोगों को आजादी प्राप्त हुआ ना, हम लोग क्या हो गए, एक विशाल समुद्र में आ गए। जब हम विशाल समुद्र में आ गए तो हकबका गए एकदम, जैसे आप एक बंद कमरे में घुसे हुए हैं, अचानक आप धूप के अंदर जाते तो आंख कैसे चौंधिया जाता है, अरे अरे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो उस तरह का हम लोग के साथ हुआ था कि हम लोग अचानक इतना बड़ा चीज देख के घबरा गए कि हम क्या करें। तो हम लोग का उस समय का तत्कालिक सरकार क्या किया, हमारे इकोनॉमी को क्लोज कर दिया, यानी बंद कर दिया। यानी ना तो हम बाहर जाके कुछ सामान खरीद के ला सकते हैं, या कोई बाहर का कंपनी हमारे देश में आके अपना कंपनी खोल सकता है, क्योंकि हमने पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी को लाया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी आके पूरा राज करने लगा। तब क्या हुआ, हम क्या किए, अपने आप को क्लोज कर लिए। हम किसी से ना बातचीत करेंगे, ना किसी से कुछ करेंगे, चुपचाप अपने जगह पर स्टिल खड़े रहेंगे। ठीक है, इससे लॉसेस क्या हुआ, इससे लॉसेस ये हुआ कि हमारा जीडीपी जो है धीरे 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 नीचे गिरता गया। क्यों? क्योंकि हम बाहर की वस्तुओं का उपभोग नहीं कर रहे हैं। हमारे पास बाजार में जो है एकाधिकार बना हुआ है, और बाजार में जब एकाधिकार होता है ना, जब एक ही बेचने वाला आदमी होता है और बहुत सारा खरीदने वाला होता है, तो यहाँ पर अपने आप रेट जो है बढ़ जाता है। तो इस तरह का भारत में हो गया। ठीक है, खरीदने वाला बहुत, सामान बनाने वाला कम, जिस वजह से क्या हुआ, चीजों का रेट जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। अब सरकार को लगा कि अगर इस तरह का रहा तो हमारा देश जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। तब क्या किया गया, याद रखिएगा डेट क्या है, 1 जुलाई 1991 को, 1 जुलाई 1991 को वो दिन था जब हम लोग क्या लाए, उदारीकरण की नीति लाए। ठीक है, वो भी किनके द्वारा, पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। ठीक है, नाम याद रखिएगा, क्या, पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। लिख देता हूं, क्या, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा क्या लाया गया, उदारीकरण की नीति लाया गया। अब उदारीकरण की नीति क्या है उदारीकरण की नीति से ही हम लोग समझते हैं कि हम लोग उदार भाव रखना, यानी कोई भी अगर आना चाहे आ जाओ, सबका स्वागत है मेरे दिल के अंदर, कोई भी अगर आना चाहे तो आ सकते हो, हम कहीं जाना चाहे तो जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। ये होता है उदारीकरण की नीति। उदारीकरण की नीति से क्या होता है, बाजार खुल जाता है, पूरा खुल जाता है, पूरा कंपटीशन होता है। ये आओ 10 रुपया में आम ले लो, 10 रुपया में आम ले लो, वो बोलता है नहीं 5 रुपया में आम ले लो, दौड़ के आओ दौड़ के आओ, वो बोलता है कि नहीं तुम आओ और सस्ता में इतना बड़ा बड़ा आम मिलेगा। मतलब राशनिंग हो रहा है चीजों का, उदारीकरण से चीजों के रस्सा कस्सी से बेचा जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, ग्राहकों को लाभ मिलेगा,
नए नए चीजों को देखने का मौका मिलेगा और नए नए चीजों को उपभोग करने का मौका मिलेगा। अगर हमारे देश में कोई एक ऐसा प्रोडक्ट का रेट बहुत ज्यादा है लेकिन वही प्रोडक्ट का रेट बाहर में कम है तो वहां से हम इंपोर्ट करा लेंगे सामान। तो ये उदारीकरण का फायदा हुआ। अब उदारीकरण में पीवी नरसिंह राव का जितना बड़ा रोल था, तत्कालिक वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी उतना ही बड़ा रोल था। ठीक है, अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह अगर नहीं होते उस समय, ठीक है, तो क्या ये जो उदारीकरण का नीति है ना, ये नीति नहीं आता। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन बहुत बार आता है कि उदारीकरण की नीति के समय हमारे तत्कालीन वित्त मंत्री कौन थे? मैंने अभी अभी बताया कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। याद रहेगा, उदारीकरण की नीति कब आया? 1 जुलाई 1991। देखिए, मैं ये आप बोलेंगे कि आप द्वितीय क्षेत्रक सर पढ़ा रहे हैं, क्षेत्रक से आप ये चले गए क्यों? क्योंकि इसके साथ बाबू इसका रिलेशन है। अगर मैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का आपको समझा दूंगा और उदारीकरण के बारे में नहीं बताऊंगा, किस तरह से पूंजीवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवाद आया नहीं बताऊंगा, तो ये सब बेकार है। जब तक इस सब चीजों को, हम बेसिक चीजों को नहीं देखेंगे, ये सब चीज मेरे लिए पूर्णतः बेकार है। तो जब ये उदारीकरण की नीति आया तो हम लोगों का देश इसको एक्सेप्टेबल नहीं किया, जगह जगह पर इसका आंदोलन होने लगा। उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उनका विरोध होने लगा। क्यों? क्योंकि एक बार हम लोग देख चुके हैं, जगह जगह लोग आग लगा के अपने शरीर पर आग लगा दे रहा है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक बार वो देख चुके हैं कि एक बाहरी कंपनी आके और हम लोगों को गुलाम बना लिया। लेकिन मनमोहन सिंह ने बड़े ही ध्यान से इसको संभाला और उन्होंने कहा कि उस समय का मानसिकता हमारे पास अलग था और इस समय का मानसिकता हमारे पास अलग है। ठीक है, आज हम लोग क्या सही है क्या गलत है इस चीज को हम जानते हैं, इस चीज को हम समझते हैं। तो कोई भी अगर कंपनी आता है तो वो कंपनी व्यापार करने के लिए आएगा, ना कि राज करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ? उदारीकरण का नीति आया। एक बात और जान लीजिए, उदारीकरण नीति को कभी कभी एलपीजी नीति के नाम से भी जाना जाता है और इसको निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, क्या उदारीकरण नीति को एलपीजी नीति के नाम से भी जाना जाता है, उसको कभी कभी वैश्वीकरण नीति के नाम से भी जाना जाता है और उसको कभी कभी निजीकरण नीति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं। अब इस समय क्या हुआ? आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने क्या किया? 9% अवमूल्यन किया अपने मुद्रा का। ठीक है, अपने मुद्रा का वैल्यू को जो है 9% घटा दिया। ठीक है, ताकि क्या हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या किया जा सके, लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके कि आप जो है मेरे पास आइए। ठीक, अब देखिए, अब आते हैं हम लोग अपना टॉपिक में। टॉपिक जो था हम लोग का क्या था कि इसमें क्षेत्र का क्या क्या काम है। तो मैंने अभी बता दिया कि यहाँ पर 3 क्षेत्र का काम होता है। ठीक है, 3 क्षेत्र में क्या क्या आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, आप लोग आराम से जान गए। अब आता है इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो मैं आपको लिख के बता सकता हूं कि ये जो क्षेत्र है ना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तीनों में से कर लीजिए एक क्वेश्चन आएगा गारंटीड। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र के बारे में जान लिया। अब इसी चैप्टर्स में हम लोग का आता है संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा हम लोग का प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय इंपॉर्टेंट था, उसी तरह ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज है क्या, पहले देख लेते हैं। संगठित क्षेत्र वैसे उद्योग या कार्य स्थान जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है, लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी वैसे क्षेत्र जहां पर लोगों के पास रोजगार होता है, लोगों के पास सुनियोजित काम होता है और काम के घंटे का नियमित रूप होता है। जैसे अगर 8 घंटा कहीं काम करना है तो हमको 8 घंटा ही कंपनी काम देता है। कंपनी हमको उसी तरह का ईपीएफ का सुविधा देता है, कंपनी हमको बीमा देता है, कंपनी हमको और तरह तरह का सुविधा देता है, हमको रहने के लिए एक फ्लैट देता है या क्वार्टर देता है, हमारा जो परिवार है परिवार का भी बीमा करवाता है। तो ये सब किस में आता है? ये सब संगठित क्षेत्र में आता है।
ठीक है। संगठित क्षेत्र में काम का जो है जैसे कोरोना काल आया था, कोरोना काल के समय बहुत सारे लोगों का ठप हो गया था, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है या फिर बड़े बड़े ऐसे उद्योगों में काम करते हैं जिसका सरकार द्वारा नियंत्रण स्थापित है, उस उद्योगों में जो उनको काम से हटाया नहीं गया था, वो काम करे, प्रोडक्शन हो ना हो, लेकिन फिर भी उनको पेमेंट मिल रहा था। क्यों? क्योंकि संगठित क्षेत्र कल्याण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी वो लोगों का कल्याण करना चाहता है, जिस वजह से संगठित क्षेत्र में क्या होता है कि हम लोगों का सुख सुविधा बहुत ज्यादा होता है। हर आदमी जो है इसी क्षेत्र में दौड़ के जाना चाहता है। ठीक है, अब आते हैं असंगठित क्षेत्र। देखिए असंगठित क्षेत्र जस्ट इसका ऑपोजिट क्या है, वैसे उद्योग या कार्य क्षेत्र जहां रोजगार की अवधि अनियमित होती है, लोगों के पास सुनिश्चित काम नहीं होता, असंगठित क्षेत्र में आता है। यानी इसमें रोजगार का एक तो सुख सुविधा नहीं है, रोजगार के घंटे का कोई माँ बाप नहीं है। अगर मान लीजिए कहीं काम फंस गया तो आपको 12 घंटे काम करना पड़ेगा या फिर 24 घंटे काम कर सकते, किसी भी एनी हाउ आपको काम को वहां से निकाल के देना होगा। ठीक है, इसमें ना तो ईपीएफ का सुविधा मिलता है, कहीं काम करते करते मर मुरा गए तो जय श्री राम, बस खत्म, और कुछ नहीं। लेकिन अगर वहीं आप संगठित क्षेत्र में रहते हैं, अगर काम के दौरान आप मर जाते हैं तो हो सकता है कि आपको वहां से पैसा मिलता, या फिर आपका कोई अगर रिश्तेदार है, बेटा है, बेटी है, तो उसको क्या मिलता, उसको नौकरी मिलता। लेकिन असंगठित क्षेत्र में ऐसा नहीं होता। साथ ही साथ संगठित क्षेत्र में क्या होता है, जो आपको वेतन मिलता है, वेतन भी बहुत कम मिलता है। सरकार तो बोलता है कि हम वेतन इतना दे रहे हैं, उतना दे रहे हैं, लेकिन धरातल में जो है ये सब काम नहीं होता, जिस वजह से उनको वेतन बहुत ही कम मिलता है। किसमें? असंगठित क्षेत्र में। असंगठित क्षेत्र में काम का कोई नियमितता नहीं रहता और श्रम का कोई कैपेबिलिटी नहीं रहता, यानी आप जो मतलब आपको करना है एनी हाउ, अगर आप बोलते हैं कि ठीक है मैं नहीं करूंगा, नहीं करना चाहता, तो बोले मालिक बोले कि छोड़ छोड़ दो। उसके सामने हजारों आदमी है, हजारों लड़का है जो खड़े हैं, जीव लपलपाए कि हमको आना है, हमको किसी तरह काम चाहिए, भले ही आप 2000 दीजिए, 4000 दीजिए, 5000 दीजिए, काम दिला दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बेरोजगारी है हमारे देश में। ठीक है, बेरोजगारी होने का सबसे बड़ा एक कारण और भी है कि जनसंख्या अधिक है हमारे देश में। एक काम को करने के लिए 10 आदमी खड़ा हो जाता है, तो मालिक का फुटानी अपने आप बढ़ जाता है। वो बोलता है कि कौन इस काम को सबसे सस्ता में करेगा, तो ये बोलता है हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, तो जो सबसे सस्ता करता है उसको मालिक ले लेता है और उसी का शोषण होता है, और बेचारा जो शोषित होता है वो कुछ कभी नहीं पाता क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है। तो इस वजह से जो है हमारे देश का नौजवान जो है खराब हो रहा है, मतलब उनका स्थिति धीरे धीरे दयनीय हो रहा है। तो ये आता है असंगठित क्षेत्र में। अब इसी में एक और आता है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संगठित और असंगठित दोनों सिमिलर चीज है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। अगर आप देखें कि असंगठित क्षेत्र, तो हमको इसको मोटे मोटे तौर पर कर सकते हैं कि सरकारी क्षेत्र, यानी सरकार द्वारा जिन जिन सब उद्योगों का नियंत्रण होता है वही सब संगठित क्षेत्र में आता है। बिना सरकार क्यों आज मारामारी इतना लगा रहता है सरकारी नौकरी पाने का, सरकारी नौकरी ही चाहिए, और भी तो कुछ कर सकता है। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी में एक बहुत बड़ा दहेज है, बहुत ज्यादा सरकारी नौकरी आप करते हैं तो बहुत ज्यादा उनके पास क्या है, अपॉर्चुनिटी है, उनके पास पैसा है, उनके पास काम के घंटे का कमी है, यानी काम उतना करना नहीं है, वर्कलोड नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा है। ठीक है, समाज में मान इज्जत मिलेगा, और एक सिक्योरिटी सबसे बड़ा बात है कि मुझे सिक्योरिटी मिलेगा। अगर मान लीजिए मैं मर भी जाता हूं या फिर मेरा कुछ हो भी जाता है, तो मेरा आगे जो परिवार है वो परिवार को कौन देखेगा? सरकार देखेगा। और अगर असंगठित क्षेत्र की बात करें तो निजी क्षेत्र आता है, यानी जो कंपनी होता है, जैसे कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी हो गया, तो ये सब क्षेत्र संगठित क्षेत्र में आता है। उसी तरह सार्वजनिक क्षेत्र के, सार्वजनिक क्षेत्र क्या है? वे उद्योग जिनका स्वामित्व राज्य या केंद्र सरकार के किसी संगठन के पास होता है, जैसे भारतीय रेल, भिलाई, दुर्गापुर, भारतीय डाक इत्यादि। अब देखिए सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होता है कि वैसे उद्योग जिनका स्वामित्व एक तो राज्य के अपने पास होता है, जैसे कोल इंडिया, ठीक है, राज्य के अपने पास होता है, या फिर केंद्र के पास अपने पास होता है, जैसे भारतीय रेल केंद्र सरकार द्वारा चलता है, या फिर केंद्र ने या राज्य ने किसी एक कंपनी को ठेका दे दिया है कि आप उसको चलाइए, जैसे जेबीएनएल इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का है, जो कंपनी उसको ठेका दे दिया आप चलाइए,
तो वो भी किस में आता है, सार्वजनिक क्षेत्र में ही आता है। उस पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता है। सरकार हमेशा उसको निगरानी में रखता है कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं, कैसे आप वर्कर को पेमेंट दे रहे हैं, किस तरह से आप काम कर रहे हैं। अरे दुर्गा पूजा के समय वर्कर का ईसीएल का बोनस देखिए 96 98 चला जा रहा है, और एक आम इंसान जो है 10,000 12,000 रुपया में खाट रहा है। क्यों? क्योंकि वो किस क्षेत्र में है, सार्वजनिक क्षेत्र में। और सार्वजनिक क्षेत्र में एक बार अगर आपका काम हो जाता है तो लाइफ सेट, एकदम बल्ले बल्ले। ठीक। दूसरा आता है निजी क्षेत्र। वे उद्योग जिनका स्वामित्व किसी व्यक्ति या किसी फर्म के पास होता है, जैसे पतंजलि, डाबर, टाटा। ठीक है। वे क्षेत्र जिनका स्वामित्व जो है किसी निजी कंपनी या निजी व्यक्ति, जैसे मुकेश अंबानी रिलायंस का मालिक है, तो एक निजी कंपनी है और निजी व्यक्ति के पास है, इसलिए वो वह का मालिक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, निजी क्षेत्र में एक फार्म होता है, और मालिक हमेशा चाहता है कि किसी तरह से हम मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सके और मैक्सिमम इनकम कर सके। ठीक। तो मैक्सिमम इनकम के चक्कर में वो क्या करता है, श्रमिक का जो क्षमता होता है उसको वो मैक्सिमम की ओर ले जाता है, और श्रमिक का एकदम मजदूरी को निचोड़ के ले लेता है, और श्रमिक को उतना पेमेंट भी नहीं देता, जिस वजह से इस क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में क्या होता है, श्रमिक पिसता रहता है। ठीक है। तो सरकार को क्या करना है, सरकार को इन क्षेत्रों पर भी ज्यादा ध्यान देना होगा और देखना होगा कि ताकि मजदूर वर्ग के जो लोग हैं उनका ज्यादा शोषण ना कर पाए, क्योंकि वे बेचारे क्या है, इधर उधर कहीं भटक नहीं पाते हैं, किसी चीज को छोड़ के जा नहीं पाते हैं। एक परिवार में अगर कोई घुस जाता है ना, कोई व्यक्ति परिवार में अगर वो चला आता है, उसके बाद वो परिवार से दूर नहीं जा सकता, या परिवार का काम चलते चलते वो किसी और काम कर नहीं सकता। तो इसलिए क्या होता है, ये जो निजी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सरकार का हस्तक्षेप अपना करना होगा। ठीक है। देखिए ये जो हम इस चैप्टर में घुसे ना, इस चैप्टर में और भी ज्यादा टॉपिक्स है। क्या है, बेरोजगारी है सबसे बड़ा टॉपिक, उसके बाद आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी है, फिर जीडीपी है। तो एक वीडियो में इसको ले आ पाना असंभव है, इसलिए मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा, और पार्ट 2 में भी और अच्छे अच्छे चीज बताया जाएगा। और पार्ट 2 में एक और बढ़िया चीज ये है कि मैं आपको क्वेश्चन भी बता दूंगा कि क्या क्या आने वाला है इस चैप्टर से, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस चैप्टर से आपको 10 से 12 नंबर जो है आपका 10th में आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 10th का चिंता एकदम मत कीजिए, आप सिर्फ चीजों को समझिए कि चीज है क्या, और जितना ज्ञान हो सके ग्रहण कीजिए, ताकि आगे चल के जो है आपको काम आए। क्योंकि मैंने और भी पहले बताया था कि 10th 11th 12th से तुझपुइया सा एग्जाम है, पढ़े या ना पढ़े आराम से निकल जाएगा। तो आप चीजों को समझिए, हमारे साथ बने रहिए, और आगे आने वाले पार्ट 2 को भी देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।